हेलो, नमस्कार दोस्तों। सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। और चलिए स्टार्ट करते हैं जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं, ठीक है। और आज जो कल एक बहुत महत्वपूर्ण खबर थी वो छूट गई थी, उसको देख लीजिएगा क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या है कि आप सभी जानते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है आप सभी को पता है कि भारत के जो हॉकी टीम के स्टार रहे कौन, मेजर ध्यानचंद की जयंती रहती है। और 29 अगस्त 2012 को ही पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। इस दिन को उस महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे क्या है सम्मानों से, ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं आगे इसके बारे में क्या खबर बनी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए भारत सरकार ने क्या किया अभी कि जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उनकी राशि जो होती है, जो अमाउंट दिया जाता है उसे बढ़ा दिया है। तो जो हमारे केंद्रीय और युवा मामलों के जो मंत्री हैं, कौन है इस समय, खेल मंत्री हमारे किरण रिजिजू जी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रीय खेल और साहसिक जो पुरस्कार होते हैं तो इनकी श्रेणियों में क्या किया, इनकी राशि में वृद्धि कर दी, मतलब उसको बढ़ा दिया गया। तो याद होना चाहिए आपको कि इसमें कितनी बढ़ाया गया। तो उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की है कि खेल पुरस्कारों की जो राशि है तो अंतिम बार कब बढ़ाई गई थी, तो 2008 में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी जो खेल रत्न मतलब खेल के पुरस्कार में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसकी राशि पहले हुआ करती थी 7.5 लाख, यानी 7,50,000, ठीक है। उसकी राशि कितनी बढ़ा के कर दी गई है, अभी 25 लाख रुपए यानी 25 लाख रुपए कर दी गई। उसी प्रकार अर्जुन पुरस्कार का 5 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 15,000 रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है उसका 5 लाख रुपए तक दिया जाता है, अब उसे नगद के रूप में 15 लाख तक बढ़ा दिया गया है। जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर जो प्रति पुरस्कार 5 लाख से कितना कर दिया गया है, 10 लाख तक। अगला क्या है, ध्यानचंद पुरस्कार भी पूछेगा तो 5 लाख से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में जब एग्जाम होंगे तो इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है कि 7.5 से कितना हुआ, 25 लाख। किसने, जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, ठीक है। तो इन्होंने ही क्या किया है, इस राशि को बढ़ा दिया है, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख से 10 लाख, अर्जुन पुरस्कार जो है 5 लाख से 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लाख से 15 लाख हुआ है और एक 5 लाख से कितना हुआ, 10 लाख। तो ये दोनों इसमें कन्फ्यूजन रहेगा तो इसको आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बना है। उस डच लेखक का नाम बताइए जिसने शुरुआती उपन्यास द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो अग्नि दोषी हैं, ग्रेवियल क्रूजे हैं कि हिलेरी मेंटल हैं कि मैरी के लुकास रीजने बेल्ट हैं। तो कौन है, मैरी के लुकास रीजने बेल्ट जी हैं जिन्हें अभी क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, उपन्यास के क्षेत्र में। ये यूके जो होती है ना, यूनाइटेड किंगडम, तो जो इंग्लिश का इसे अनुवाद करके देता है, मतलब इसे कोई अगर उपन्यास लिखा है उसे अनुवाद करके ट्रांसलेट करके देता है तो उस क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार ये 2005 से दिया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए किसको दिया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो इस्माइल कादरी जी हैं, इनको दिया गया था, जो अल्बानिया नामक एक जो देश है वहाँ की ये निवासी थे। अगला 2019 वाला दिया गया था, तो किसे दिया गया था, जोहा खा अलर्थी जो ओमान की लेखिका थी। आप सबको पता होगा फर्स्ट वुमेन ऑफ, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखिए, जो ओमान की लेखिका थी उन्हें जो था अलर्थी जी, उन्हें दिया गया था क्या, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। कब का, 2019 का। 2020 का मैरी के लुकास रीजनल बेल्ट। तो याद रखिए घोषणाएं होने चालू हो गई हैं, तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या करेगा, बहु खेल ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। भारत करेगा, ब्राजील करेगा कि चीन करेगा कि रूस करेगा। अब आप सभी जानते हैं ये चारों देश क्या हैं, ब्रिक्स जो एक समूह है, एक
संगठन जो बना हुआ है, कब बना था ये? 2009 में। आप सभी जानते हैं कि ब्राजील, रसिया, चाइना और इंडिया मिलकर ब्रिक नामक एक देश बनाया था। इसमें फिर बाद में 2010 में अफ्रीका जुड़ता है, तब इसे 2010 से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 2021 की जो मेजबानी करेगा तो भारत करेगा। तो पहली बैठक 2009 में कहाँ हुई थी इसकी? रूस में। ठीक है, अब अगली बार याद रखिए, अभी जो ब्रिक्स की 2020 की समिट हुई है, कहाँ हुई है? वो भी रसिया में हुआ है, एटीबर्ग में। तो ये भी आपको चीज़ें याद पता होना चाहिए, 21 से 23 जुलाई। ठीक है, ये न्यूज में बन रहा है। अगला जो ब्रिक्स समिट होगा कहाँ होगा? भारत में होगा 2021 का। इसीलिए ये जो बहुखेल ब्रिक्स गेम भी है वो कहाँ होगा? भारत में। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 2021 का जब भारत में होगा तो वहीं से ब्रिक्स से ज़्यादातर रिलेटेड जो चीज़ें होगी भारत ही ऑर्गेनाइज करेगा। अगर क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा सा इसको पेपर को मॉडिफाई करके पूछता है तो भी आपको तुक्का जब मारना है तो भारत ही मारिएगा। ठीक है ना? 2021 का, 2020 का जो भी चीज़ें पूछेगा तो रसिया मार दीजिएगा। ठीक है, ओके। चले आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। कंप्यूटर डिजाइनर और एक इनोवेटिव इंजीनियर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इन्होंने 1950 के दशक में उत्तरार्ध में चार्ल्स प्रोमोस्टर के साथ G225 मेनफ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किया था। तो कौन है? रस्टी मिल्स है, फ्रैंक मार्शल है, कि डैनी ओपाटासू हैं, कि ओर्नाल्ड स्पिलबर्ग हैं। तो कौन है? ओर्नाल्ड स्पिलबर्ग जी साहब जी हैं, जिनका भी हाल ही में क्या हुआ? निधन हो गया। मतलब कंप्यूटर जनरेशन में जो इतना चेंजेबल आना चालू हुआ है 1950, मतलब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो क्या है कि टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर के क्षेत्रों में क्या है काम करना चालू हो जाता है। तो इसमें आर्नोल्ड स्पिलबर्ग जी का बहुत बड़ा योगदान था, तो इसलिए इनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या बना हुआ है। टेनिस इतिहास में सबसे सफल जो पुरुष युगल जोड़ी, मतलब जो दो लोगों की जोड़ी की जाती है, उसमें माइकल ब्राउन और किसने अपने खेल से क्या हुआ? इन्होंने रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। कौन है? नोवाक जोकोविच जी हैं, राफेल नडाल हैं, कि ब्राब ब्रायन है, कि रोजर फेडरर है। आप सभी को पता है कि नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और ये रोजर फेडरर क्या है? सब सिंगल हैं। तो इसमें आपको दिमाग लगा के आंसर दे सकते थे कि ब्राब ब्रायन साहब हैं। ठीक है, माइकल ब्रायन और ब्राब ब्रायन जो हैं ये दोनों क्या है? युगल, मतलब दोनों साथ में खेलते थे, पुरुष युगल जोड़ी है। तभी ये दोनों लोग क्या करेंगे? टेनिस में क्या है? ये सबसे कहा जाता है कि सफल जोड़ी मानी जाती थी, तभी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परिषद NCPUL में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। आप सभी जानते हैं कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, इसलिए ये बैठक कराई जाती है हर साल इसी परिषद के द्वारा। तो ये कहाँ कराई जाती है? उर्दू लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए। तो कहाँ कराई जा रही है? नई दिल्ली में। आप सबको पता होना चाहिए। जो यहाँ के CM कौन है? केजरीवाल। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर पॉलिटी से। नागालैंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आज हम आपको शेड्यूल 6 की पूरी हिस्ट्री बता देते हैं कि ये क्या है। 28 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया? प्रस्ताव को पारित कर दिया है। अनुसूची जो शेड्यूल नंबर 6 है उसके तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। और जो इसका विवाद था किसके है? राज्य की सीमा विवाद किससे? असम राज्य से। तो उसे जल्द ही वार्ता के थ्रू क्या किया गया है? समझौता किया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो संविधान की 6ठी अनुसूची है इससे पहले कौन कौन से राज्य आते थे? तो इसमें कौन आता है? ATM सभी लोग यूज करते हो ना? हाँ, तो याद रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और ATM के साथ एक MM कर देना। अब इधर ए भी बढ़ा देना, मतलब डबल A और T फिर डबल M। तो क्या हो जाएगा? A से एक अरुणाचल प्रदेश, एक A से असम, और T से त्रिपुरा, M से मेघालय और एक M से मिजोरम। ठीक है, तो ये कैसे बना था याद रख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, इसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं कि क्या है। कि
1969 में क्या हुआ था, 22 नंबर संविधान संशोधन हुआ था। हाँ देखिएगा, इसकी हिस्ट्री जान लीजिए। संविधान की छठी अनुसूची में पहले 4 पूर्वोत्तर राज्य थे। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्यों? कि ये जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर कौन से 244 में ये अनुरूप से व्यवहारिक है, मतलब उसमें दिया गया है पूरा विवरण। तो जानिए इसके बारे में मुख्य बिंदु। संविधान की छठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में आर्टिकल 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। राज्यपाल मतलब किसको अधिकार रहता है? राज्यपाल को। किसको? जिलों के क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने अथवा वहाँ स्वायत्त का मतलब होता है खुद का प्रशासन और जिले के नाम परिवर्तन करने का जो शक्ति प्रदान होती है किसको होती है? राज्यपाल के। मतलब जो राज्य का सीमा विवाद होता है ना, वो जो आपके पढ़े होंगे कि जो आर्टिकल नंबर किस में दिया गया है, ये आर्टिकल नंबर 3 में हम लोग को पढ़ते हैं। तो ये उसी के बारे में यहाँ बात कराती है। यहाँ के गवर्नर को मतलब जो जिले वाइज जिले है कि यहाँ एडवाइजरी बनाई जाती है कि इस जिले के विकास करने के लिए, मतलब यहाँ की जनजातियों के लिए कि जिले में एक क्या होता है, एक कार्यालय बनाया जाता है कि उस जिले पूरा मालिक जो होता है जिले के अंदर होता है, ठीक है, वहाँ के विकास के लिए। तो प्रस्ताव में कहा गया था कि विधानसभा के संकल्प लेती है कि मूल निवासियों के जनजातीय अधिकारों को रक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश संविधान की छठी अनुसूची, मतलब वहाँ भी क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूल जनजाति है, मतलब शेड्यूल कास्ट की ज़्यादा है, तो उसके लिए ये किया जा रहा है। अब जानिए कि ये छठी अनुसूची है क्या। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्या की गई है, व्यवस्था की गई। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर मतलब आर्टिकल नंबर 244A को 22 नंबर यानी 22वां नंबर संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1969 में अधिनियम के तहत इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। यह संसद को असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों, स्थानीय विधानमंडल, मंत्रिपरिषद दोनों ही एक स्वायत्त राज्य स्थापित करता है, मतलब खुद की शासन स्थापित करने का वो देता है। सबसे पहले 1949 में संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया था। यह जनजातीय आबादी अधिकारों के लिए, मतलब जहाँ जनजातीय आबादी ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे शेड्यूल कास्ट ज़्यादा हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषद बनाई जाती है। कौन सी? ADCS। याद रखिएगा, इस अधिनियम के तहत इन्हें क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, मतलब उन्हें पावर देता है कि वो अपना खुद का विकास के लिए, अधिकार के लिए क्या कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। तो इसके लाभ क्या हैं? छठी अनुसूची से क्या होता है कि ये क्षेत्र की भूमि पर मूल निवासियों को विशेष अधिकार और उन्हें रक्षा प्रदान की जाती है, जिससे क्या होता है, छठी अनुसूची के जो आदिवासी समुदाय होते हैं काफ़ी स्वायत्त प्रदान करते हैं। जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद कानून बनाने की उन्हें वास्तविक क्या होती है, शक्ति प्रदान होती है। ये निकाय क्षेत्र का किस किस क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा कैसी है, सड़कों का क्या हाल है, मतलब उन सभी के लिए इन्हें अधिकार होता है, नियम बना सकते हैं, इनके पास इतनी पावर दी जाती है। और योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए भारत से क्या दी जाती है, इन्हें राशि भी दी जाती है जब ADC बन जाता है। तो याद रखिए, पहले 4 थे, एक नया राज्य हासिल हो रहा है, ट्रिक से याद रखिएगा AATMMM, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या। अगला है, निम्न में से किसने वीडियो साझा करने वाली सोशल नेटवर्किंग सेवा टिकटॉक, जो आप सभी जानते ही हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? कौन है? पावेल डेरोव है, केविन मेयर है, काबिन भारती जी हैं, जॉन कोवुंग है। कौन है? केविन मेयर साहब जी। आप सभी जानते हैं कि टिकटॉक एक एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप आता है, जिसके थ्रू क्या है आप सभी जानते ही हैं, यूज भी करते होंगे बहुत सारे लोग। ये 2017 में चाइना है उसने क्या किया था, इस चीज़ को लाया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला किस सवाल हमारा क्या है। हुलू हिमालय सेंट्रल पार्क जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस देश में स्थित है? मालदीव में स्थित है, इजराइल में कि ब्रिटेन में कि ओमान में? तो कहाँ स्थित है? मालदीव में। मालदीव के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि ये क्या है, मालदीव की राजधानी क्या है, यहाँ माले, करेंसी क्या चलती है, रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है इस समय? अब्दुल यामीन है, लेकिन PM कौन है? इब्राहिम मोहम्मद साली। आप सभी को पता होगा कि इस बार जब हमारे PM साहब जब
जीते हैं चुनाव, दूसरी बार लोकसभा में जब जीत के आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने पहले किस देश की विजिट की थी, यात्रा की थी? तो याद रखिए मालदीव की ही की थी। तो मालदीव ने हाल ही में हुलमुले सेंट्रल पार्क के विकास और आगागमन जेटी के नवीकरण के लिए आधारशिला रख दी है। भारत इसमें क्या दे रहा है? इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत इसमें पैसा दे रहा है। 10 मिलियन मालदीवियन रुपया, मतलब जो करेंसी चलती है, उसकी सहायता भारत ने प्रदान की है। आवास विकास निगम एचडीसी के लिए यह परियोजनाएं क्या की जा रही हैं? विकसित की जा रही हैं। यह भारत द्वारा मालदीव में वित्त पोषित की जा रही है। 18 अनुदान परियोजनाओं का एक हिस्सा है, मतलब 18 उस पर क्या हुआ था? एमओयू हुआ था, मतलब एग्रीमेंट हुआ था कि भारत इन क्या परियोजनाओं में काम करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मालदीव के बारे में हम डिटेल आपको बता ही दिए हैं जो अपने महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम का प्रमुख कौन है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए CCI जो क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ है। मतलब ये क्या करती है, अभी इसके बारे में बताएंगे। इसने अभी फोरम का किसे प्रमुख बनाया? तो आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? कौशिक कोठारी। ऑप्शन नंबर बी में विनय दुबे। ऑप्शन नंबर सी में संदीप पटेल। ऑप्शन नंबर डी में अजय मेहता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संदीप पटेल। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी जो CCI है, हाल ही में घोषणा की है कि उसने संदीप पटेल की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया फोरम स्थापित करेगा। संदीप पटेल क्या थे? IBM में के भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र के प्रबंध निर्देशक भी रहे, मतलब इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो CCI AI फोरम भारत में एक मजबूत आर्टिफिशियल का क्या करेगा? पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करेगा और उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह जमीनी स्तर पे जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए भारतीय कार्यबल में क्या है? संगठित करने का प्रयास करेगा। और आप सभी लोग जानते हैं CCI का काम ही क्या है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और उदय कोटक साहब इस समय इसके अध्यक्ष मतलब हेड है। CCI क्या करती है कि जो भारत में चाहे छोटे उद्योग हों चाहे बड़े उद्योग हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित कराती है, मतलब उनमें कंपटीशन रखती है, जिससे क्या हो कि मार्केट में एक का एक, मतलब कहते हैं ना कि मोनोपॉली ना हो जाए, मतलब एकाधिकार ना हो जाए किसी का, उस चीज़ों का ये बेहद ध्यान रखती है। इसीलिए इसको स्थापित किया गया था इंडिया में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अर्चना महंत, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, वो किस पेशे से जुड़ी थी? तो व्यापार से, कि गायक से हैं, कि पत्रिका हैं, कि खेल से जुड़ी हैं? तो किससे हैं? ये गायिका हैं। याद रखिए असम राज्य जो है आपका दिग्गज यहाँ की लोक गायिका कौन? अर्चना महंत की अभी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके प्रति खगेन महंत भी क्या है? संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार विजेता हैं। दंपति आसमिया आसमिया मतलब एक संगीत जो असम का है जो प्रस्तुत करता है उनका बेटा। अरे बहुत लोकप्रिय गायक है, मतलब असम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा आज स्टैटिक जीके के पार्ट्स में क्या क्या सवाल है। पहला सवाल है, पुलकली किस राज्य का लोक कला रूप है? मध्य प्रदेश का है, पंजाब का है, कि महाराष्ट्र का है, कि कर्नाटक का है, कि केरल का है? तो कहाँ का हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल का है। अगला क्या है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था, इसको इसलिए हमने डाला है। तो याद रखिए लद्दाख, गोवा, चंडीगढ़, असम, दिल्ली। तो कहाँ हो जाएगा? ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? अरुण जेटली जो जिसे हम फिरोज शाह कोटला के नाम से भी जानते थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया। तो ये कहाँ है? दिल्ली में, क्योंकि वो DDC के अध्यक्ष थे, ठीक है। दिल्ली जो मतलब दिल्ली का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, उनकी ट्रॉफी जो होती है, तो उसके अध्यक्ष थे अरुण जेटली सी, मतलब जैसे क्लब होता है, हाँ, तो क्लब के अध्यक्ष थे, तो उस प्रकार है, ठीक है। हाँ, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, बिहार में है, झारखंड में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। ये नहीं कि राम से नाम जुड़ा है तो जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, ये सब लॉजिक मत लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ों का भी ध्यान रखा कीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी के पार बनाया गया? सॉरी, ठीक है,
किस नदी पे बनाया गया देख लीजिए, गंगा नदी पे है, महानदी पे है, कि सिंधु पे है, कि यमुना पे है, कि कृष्णा नदी पे है। तो किस नदी पे है? महानदी। आप सभी लोग जानते हैं हीराकुंड क्या है? मिट्टी से बना हुआ भारत का बहुत प्रमुख बांध है, इसलिए कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिए कहाँ है? महानदी से, ठीक है। महानदी पे बना हुआ भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है। चलिए, और यहीं पे आपका क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और आप सभी लोग जिन लोगों ने चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया गया, और सभी लोग डेली वीडियो को देखा कीजिए पूरा। इसमें जो खबरें आपको बताई जाती हैं आप 100% विश्वास बनाइए कि आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ से ज़्यादा सवाल बनने की हम चांसेस रखते हैं, आपको उस लेवल पे ले जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक वगैरह अच्छा कीजिए तो और अच्छे से अच्छे क्या हो जाएंगे, आपको वीडियो मिलने लगे, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है।